प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल, जिसमें काल के भेद हमने पढ़ा था और उन तीनों भेदों में भूतकाल के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे वर्तमान काल। इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है कि वर्तमान काल किसे कहा जाता है और उसके कितने उपभेद हैं या उसके कितने भेद हैं, उसके बारे में जो है हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। उदाहरण सहित मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान काल, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। वर्तमान काल का तात्पर्य है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में घटित होने का बोध होता है या ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस काल को, उस समय को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पता चलता है कि क्रिया भी हो रही है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि विमल क्रिकेट खेलता है, यानी विमल अभी भी क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस से, इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि विमल अभी भी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, हमने लिखा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो या जानकारी मिलती है या ज्ञात होता है, तो उस काल को हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। उदाहरण चाहिए, इसे स्पष्ट करता हूं। पवन पत्र लिख रहा है। ठीक है, पवन पत्र लिख रहा है, यानी वो काम जारी है। अब इसके भेद में मैं आपको बताऊंगा कि लिख रहा है, लिखता है, लिख रहा होगा। ठीक है, ये इसके भेद में आएंगे। अभी तो जो इसकी परिभाषा है उसके अंतर्गत इन तीनों उदाहरण में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो पवन पत्र लिख रहा है, यानी वो कार्य क्या है, वर्तमान समय में जारी है लिखने का। और दूसरा, माँ खाना बना रही है, यानी माता जी खाना बना रही है, यानी वो कार्य जो है वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है, खाना बना रही है, इससे ये बोध होता है कि वो कार्य जो है, बनाने का जो कार्य है वो वर्तमान समय में चल रहा है। अब देखिए इसके जो है भेद, वर्तमान काल के भेद कितने हैं, या इसके उपभेद भी कहीं कहीं लिखा होता है, बुक में, किताब में दिया हुआ है, उपभेद भी कह सकते हैं। तो इसके तीन भेद हैं, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा और अंतिम है संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहला इसमें है सामान्य वर्तमान काल। पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। नाम से स्पष्ट है, सामान्य, साधारण वर्तमान काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में साधारण रूप से घटित होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण वर्तमान काल। याद रखिएगा, बार बार आपको वर्तमान समय याद रखना पड़ेगा परिभाषा में। उदाहरण मैंने यहां पे दिया है कि राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है, यानी राधा क्या है, वो गीत गाने का कार्य उसका है, वर्तमान में वो गा रही है, अभी गाती है। विमल क्रिकेट खेलता है, विमल क्रिकेट खेलता है, यानी वो क्रिकेट खेल रहा है, वर्तमान समय में खेलता है। अभी वो कार्यक्रम जारी नहीं है, वो कार्य जारी नहीं है, लेकिन वो खेलता है, क्रिकेट खेलता है। राधा गीत गाती है। अब दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। पहले इसको समझिए, अपूर्ण यानी जो पूरा न हो, यानी जो कार्य, इससे ये बोध होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान समय में वो चल रहा है। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं यहीं से, देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में चलते रहने का बोध होता है, अर्थात वो अभी कार्यक्रम, वो क्रिया या कार्य जो है जारी है, इसका बोध कराता है, उस समय का बोध कराता है कि क्रिया भी वर्तमान समय में निरंतरता में चल रही है, निरंतर लगातार वो चल रही है, कार्य हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। अब देखिए यहां उदाहरण से, राकेश पतंग उड़ा रहा है। राकेश पतंग उड़ा रहा है, अर्थात ये पतंग उड़ाने की क्रिया जारी है, वो समाप्त नहीं हुई, चल रही है, वर्तमान समय में वो कार्य चल रहा है। ठीक है, यहां क्या है, थोड़ा सा अंतर देखेंगे। राधा गीत गाती है, इसका मतलब यह है कि राधा गीत गाती है, वर्तमान समय में वो भी गा नहीं रही है, लेकिन वो गीत गाती है, गाने का कार्य करती है। यहाँ पे विमल क्रिकेट खेलता है, वर्तमान में भी खेल नहीं रहा, वो जारी नहीं है इसका कार्य, लेकिन वो क्रिकेट खेलता है, अर्थात वो प्लेयर है क्रिकेट का।
अब दूसरा जो है, मीना पत्र लिख रही है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि मीना पत्र लिख रही है, लेखन कार्य भी कर रही है, वो पत्र अभी लिख रही है, उसका कार्य लिखने का जारी है। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया। फिर तीसरा अंतिम है संदिग्ध वर्तमान काल। परिभाषा जानने से पहले आप शब्द का अर्थ समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि उसमें क्या आएगा, क्या आसान हो जाएगा आपके लिए। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। अभी उसमें संदेह किया जा रहा है कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण से, निधि अभी पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी। ठीक है, इसमें संदेह है कि निधि अभी पढ़ रही होगी, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में वो पढ़ रही होगी, और ये स्पष्ट नहीं है, पढ़ना उसने बंद कर दिया है कि अभी जारी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निधि अभी पढ़ रही होगी। दूसरा है पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे, पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे, यानी ये उम्मीद जताई जा रही है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यानी पूरी तरह से वर्तमान समय में जो है ये कार्य हुआ नहीं है, इसको अंजाम देना बाकी है। पिताजी बाजार लौट रहे हैं, और उसके साथ साथ अंजाम देने में क्या चीजें मुख्य है, आपको याद रखना है कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे, यानी ये समय है उनका लौटने का, वो लौट रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी संदिग्ध वर्तमान काल का कि क्रिया के जिस रूप से समय या किसी घटना के होने का भी बोध होता है, भविष्य में पूरा होने का, कि ये चीज अभी घटित होगी वर्तमान समय में, तो उसको हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अभी संभावना ये किया जाता है कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल, इसकी परिभाषा और वर्तमान काल के कितने भेद हैं, उन भेदों का उदाहरण सहित जो है व्याख्या। अगला भेद है अर्थात तीसरा और अंतिम भेद भविष्य काल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में अध्ययन कर लिया था, और उसके जितने भेद हैं या उपभेद हमने पढ़ा था। अब इसके बाद से तीसरा और अंतिम है भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके निकट भविष्य में या फिर भविष्य में होने का बोध होता है या होने का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस काल को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना होती है या फिर उसके भविष्य में घटित होने की बात होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा मैंने यहां लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, यानी भविष्य आने वाले समय में होने का बोध हो, उस काल को क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। उस काल को भविष्य काल कहते हैं। जैसे सुरेश कल गाना गाएगा, सुरेश कल गाना गाएगा, अर्थात इस वाक्य से स्पष्ट है कि सुरेश जो है कल गाना गाने वाला है, आज नहीं वो कार्य करेगा। वो गाना गाने का जो उसका कार्य है, जो क्रिया है, वो कल है, निश्चित है। ठीक है, दूसरा है माँ खाना बनाएगी, यानी इस वाक्य से यह भी स्पष्ट है कि माता जी अभी खाना बना नहीं रही हैं, बनाएंगी। अभी उन्होंने वो कार्य किया नहीं है, या वर्तमान में वो कार्य नहीं हो रहा है, या उससे पहले वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी वो होगा, होने वाला है वो कार्य। ठीक है, अब जो है भविष्य काल के भेद, यानी भविष्य काल को अब उसमें भी समय के निर्धारण के, समय की घटना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा अंतिम है हेतुमत भविष्य काल। ये सब जो है आप भूतकाल में भी पढ़े होंगे, जब भूतकाल का मैंने भेद बताया था, उसमें उसके जो 6 भेद, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। अब उसी संदर्भ में इसको हमको भविष्य से जोड़कर पढ़ना है। तो पहला है, आइए क्रमबद्ध तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, नाम से स्पष्ट है। देखिए यहाँ पहले लिखा है सामान्य भविष्य काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य तरीके से भविष्य में होने की, भविष्य में घटने की या होने का जो बोध होता है, उसे हम उस काल को क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे हाँ, इसमें एक चीज और होता है, ये निकट भविष्य में यह निश्चित होती है कि ये क्रिया कल होगी,
या जब होना होगा होगा, तय होता है। इस चीज को आप नोट करिएगा। शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे, शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे, यानी ये निर्धारित है, ये सूचना को पहले से दी गई थी कि आज नया पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, अर्थात इससे दो बातें स्पष्ट है, ये पहले घटित नहीं हुई है कि पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, भी नहीं है। जैसा कि आप लोग जो है वर्तमान काल में आपने पढ़ा था, उसके भेद में मैंने आपको बताया। इसमें शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे, अर्थात अभी ये कार्य जो है निकट भविष्य में होने की संभावना है और ये निश्चित था, ये कार्यक्रम जो है निश्चित था, ये कक्षा निर्धारित थी। अब दूसरा देखिए, संभाव्य भविष्यत काल, नाम से यहाँ स्पष्ट है संभाव्य, यानी जिसकी संभावना हो, यानी वो निश्चित न हो। ऊपर वाले में क्या निश्चित है कि आज ये चीज होगी, या मुझे आज पिताजी साइकिल लाकर देंगे, यानी निश्चित है लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा। ये आपका आ जाएगा सामान्य भविष्यत काल में। अब इसमें क्या संभाव्य भविष्यत काल में, शायद हम कल, देखिए यहाँ पे शायद हम कल राजस्थान घूमने जाएंगे। अब इसमें शंका है, संदेह है कि शायद कल हम जाएं, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तय नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है संभाव्य, संभावना है जाने की, या वो क्रिया घटने की, या वो समय जो है घटित होने की अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। अब तीसरा और अंतिम है हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद का अर्थ होता है कि वो कार्य होने वाला था लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं, उसमें अवरोध आ गई या बाधा आ गया। जैसा कि मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था भूतकाल में, उसमें बताया था कि हेतु मद भूतकाल, यानी जो कार्य होने वाला है लेकिन वो हुआ नहीं। अब उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ जाएंगे। देखिए, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ध्यान दीजिएगा, वर्षा होगी, अभी वर्षा हुई नहीं है तो फसल अच्छी होगी, अर्थात इस पर निर्भर करता है कि अगर बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी। और इसमें आपको कंफ्यूज ना होइएगा, आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इससे पहले मैंने पूर्ण हेतु मद जो है भूतकाल में बताया था कि यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, यानी वो घट चुका था, फसल जो है खराब हो गई थी, बारिश नहीं हुई इसकी वजह से वो फसल खराब हो गई। और यहाँ क्या है, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अर्थात अभी वर्षा बाकी है होना, अगर वर्षा ठीक ठाक हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ये है आपका हेतु मद। अब दूसरा देखिए, तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी अभी वो पास हुआ नहीं है, वो किस पर निर्भर कर रहा है कि अगर ये मेहनत से पढ़ेगा, अभी पढ़ भी नहीं रहा है, तो कहा जा रहा है कि अगर मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इसको कहते हैं हेतु मद, अर्थात वो जो है उसमें संदेह होता है कि अभी वो हुआ है कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एक जो है कयास लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भविष्यत काल और उसकी परिभाषा हमने पढ़ा उदाहरण सहित। उसके बाद से भविष्यत काल के कितने भेद हैं, जैसा कि मैंने तीनों भेदों के बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया, जिसमें सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा अंतिम जो था हेतु मद भविष्यत काल। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।